अब समाचार विस्तार से। एसटी महामंडल में कार्यरत कर्मचारी पिछले काफी समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं हुई है। वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग करते हुए अमरावती समेत पूरे राज्य में एसटी कर्मचारियों ने आमरण अनशन शुरू किया है। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर तीव्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। एसटी कर्मचारी संगठन ने राज्य सरकार में एसटी महामंडल को विलय की मांग कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी राज्य सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही वेतन और अन्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। एसटी कर्मचारियों ने वेतन और महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग करते हुए बुधवार से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किया है। अमरावती में भी एसटी कर्मचारी अपनी मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं। पासून जो आम्ही हा संप इथं उभारलेला आहे तो एसटी कामगाराच्या सगळ्यांच्या हितासाठी केलेला आहे। कारण की आज एवढी महागाई वाढलेली आहे, या महागाईमध्ये जर 200 रुपये तेलाचं पॅकेट होत असेल तर आपण ह्या तुटपुंच्या पगारामध्ये ते शक्य नाही आहे। त्यामुळे आमचं जो रास्त मागण्या आहे त्या पूर्ण कराव्या, बस एवढीच आमची इच्छा आहे की बाकी ज्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता मिळतो तो आम्हाला लागू करावा। त्यानंतर आमचा इन्क्रीमेंटचा जो रेट आहे तो 2% आहे। 2% म्हणजे काय साहेब, आमच्या याच्यात 100 रुपयाची वाढ होते फक्त पगारात। महागाई एवढी वाढलेली आहे, त्याच्यामुळे आम्हाला हे मान्य नाही आहे। त्यामुळे आम्ही उपोषण चालू ठेवू, जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आम्ही उपोषण चालू ठेवू। आमच्या सर्वसाधारण मागण्या आहेत साहेब, ज्या आहेत त्याच आहेत। आम्ही काही वेगळं काही प्रशासनाला मागत नाही आहे। आम्हाला फक्त एवढं म्हणणं आहे की जो 28% डी आम्हाला द्यायचा कबूल म्हणजे द्यायला पाहिजे होता, आतापर्यंत आम्हाला दिलेलं नाही, तो द्यायलाच पाहिजे। आतापर्यंत घरभाडे भत्ता मागच्या परिवहन मंत्र्यांनी अनाऊन्समेंट केली होती त्याची, पण अजूनपर्यंत घरभाडे भत्त्यात वाढ झालेली नाही आहे। महागाई भत्त्यामध्ये वाढ झालेली नाही आहे। 2,500 रुपये आम्हाला बोनस दिला, तोही तुटपुंजा बोनस आहे साहेब। 2,500 रुपयात तो वाढवून द्यायला पाहिजे। जो शासनाचा जो नियम आहे 12,500 रुपयाचा, तो आम्हाला तो द्यायला पाहिजे। आणि जे कर्मचारी म्हणजे महिनाभर आम्ही काम करतो, महिनाभर काम केलेले पगार वेळेवर आजकाल देत नाही आहेत, म्हणजे पैसेच नाही आहे। मग पैसा नाही आहे म्हणजे आहे कुठं, नेमका चालला कुठं? हे प्रशासनाला आम्ही वारंवार निवेदनं दिल्या, भेटी घेतल्या, बोलणी झाली, पण त्याच्यातून आजपर्यंत काही निष्पन्न झालेलं नाही। त्याच्यामुळे अमरावती विभागातल्या सर्व संघटनेने मिळून कृती समिती तयार केली आणि या कृती समितीच्या मार्फत आम्ही प्रशासनाला आजही विनंतीच करतो आहे की आमच्या ज्या रास्त मागण्या आहेत, ज्या योग्य मागण्या आहेत, म्हणजे इतर राज्य शासनातल्या कर्मचाऱ्यांना ज्या सुविधा दिल्या जातात त्याच्या ज्या आमच्या रास्त मागण्यापैकी आम्ही केलेल्या मागण्या आम्हाला देण्यात याव्या। अनशन पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच इतने से वेतन में घर चल पाना मुश्किल होता है। इसीलिए अब कर्मचारी संगठन ने अपनी मांग को पूरा करने के लिए अनशन का मार्ग अपनाया है। आमच्या ज्या प्रमुख मागण्या आहे की आम्हाला राज्य सरकारप्रमाणे DA दिला पाहिजे। त्यानंतर आमचं जे मान्य केलेलं आहे, मागील परिवहन मंत्री महोदयांनी मान्य केलेलं आहे, जे आमचं रेट ऑफ इन्क्रीमेंट आहे तो वाढवला पाहिजे। आमचा जो HR आहे तो वाढवला पाहिजे। त्याचप्रमाणे आमची जे सण उचल आहे राज्य सरकारप्रमाणे 12,500 आहे अशा। आणि महत्त्वाचं म्हणजे काम केल्यानंतरही कामाचा पगार आम्हाला मिळत नाही। ज्या 10 तारखेला आमचा पगार असतो 7 तारखेला तो दिला जात नाही। या सर्व प्रमुख मागण्यासाठी आम्ही आज संपूर्ण राज्यभर उपोषणासारखं हत्यार उपसलेलं आहे। याचं कारण असं की कोरोना काळात कोरोनाच्या परिस्थितीत जीवाची बाजी लावून एसटी कर्मचारी गव्हर्नमेंटसाठी लढला। त्याचप्रमाणे आपली कामगिरी इमान इतबारे पार पाडली। ते मजूर सोडणं असो, ऑक्सिजनचे टँकर चालवणं असो, ॲम्ब्युलन्स चालवणं असो, आपल्या जीवाची बाजी न लावता राप कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटला मदतीचा हात दिलेला आहे, लोकांची सेवा केलेली आहे। जी आम्हाला अत्यावश्यक सेवामध्ये गणलं जातं त्याचं परिपूर्ण काम करण्याचं राज्य परिवहन कर्मचाऱ्यांनी केलेलं आहे। परंतु या सर्व परिस्थितीत आमचे जवळपास 300 कर्मचारी कोरोनात मृत्युमुखी पडले। हे करत असताना ज्या आज आम्ही आर्थिक मागण्यांसाठी इथं उपोषणाचं राज्यभर हत्यार उपसलेलं आहे, त्या आर्थिक विवंचनेपोटी जवळपास 26 कर्मचाऱ्यांनी आमच्या आत्महत्यासारखं टोकाचं पाऊल उचललेलं, आत्महत्या केलेलं आहे। त्यांचे 26 जणांचे कुटुंब रस्त्यावर आलेलं आहे। तरी हे निगरगट्ट प्रशासन आमच्या कर्मचाऱ्यांची, आमच्या रास्त मागण्यांची, आमचं मागणं वेगळं नाही किंवा वेगळी कोणती आमची भूमिका नाही, पण जे आमचं मान्य केलेलं आहे ते गव्हर्नमेंट देत नाही। आणि वरून माननीय परिवहन मंत्री महोदयांनी
जे 5% DAची मागणी केली, या सर्व गोष्टीमुळे राप कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झालेला आहे. त्या असंतोषाचं वातावरण म्हणून जे 5% जाहीर केले त्यामुळे प्रचंड असंतोष निर्माण झाले आणि त्या असंतोषाच्या कारणामुळे आज संपूर्ण राज्यभर उपोषणाचं हत्यार राप कर्मचाऱ्यांनी संयुक्त कृती समितीच्या वतीनं सर्व युनियनची कृती समिती झालेली आहे. अमरावती विभागाचं बोलायचं झालं, अमरावती विभागातील 6 युनियनची कृती समिती मिळून आजचं उपोषण आम्ही टाकलेलं आहे. आणि आपल्यामार्फत गव्हर्नमेंटला आमची ही कळकळीची विनंती राहील की आमच्या रास्त मागण्यांचा विचार करून लवकरात लवकर आमच्या रास्त मागण्या मंजूर करून आमच्याही कर्मचाऱ्यांची दिवाळी आनंदाची करावी ही विनंती राहील. अन्यथा उद्यापासून आमच्या आंदोलनाचा दुसरा टप्पा सुरू होत असून प्रत्येक आगारासमोर आमचं उपोषण सुरू होईल व त्यानंतर कर्मचाऱ्यांचा जो उद्रेक होईल या उद्रेकाचं संपूर्ण जबाबदारी शासन प्रशासनाची राहील. ही आपणामार्फत प्रशासनाला आम्ही सांगू इच्छितो. आमची विनंती राहील आमच्या रास्त मागण्यांचा विचार करून आम्हाला योग्य तो न्याय देण्यात यावा. एसटी कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। अगर राज्य सरकार ने दिवाली से पहले एसटी कर्मचारियों की मांग को पूरा नहीं किया तो यात्रियों की मुश्किलें बढ़ जाएगी। अमरावती शहर में सार्वजनिक जगह पर स्वच्छता के लिए करोड़ों रुपए खर्चा होते हैं, लेकिन इसके बावजूद शहर में जगह जगह गंदगी फैली हुई रहती है। स्वच्छता के मामले में मनपा प्रशासन की लापरवाही से नाराज मनसे कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया। अमरावती शहर के कई प्रभाग में अभी भी नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, जबकि शहर में स्वच्छता के मुद्दे पर भी सवालिया निशान लगा हुआ है। शहर में मूलभूत सुविधाओं के संदर्भ में कई बार मनपा प्रशासन को निवेदन सौंपा गया, लेकिन मनपा प्रशासन इन समस्याओं की अनदेखी कर रही है। गंदगी की वजह से बीमारियों के फैलाने का भी खतरा बना हुआ है, लेकिन मनपा प्रशासन इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। इसीलिए अब मनसे से शहर में समस्याओं को लेकर मनपा प्रशासन के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। मनसे द्वारा मनपा प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया गया। इस दौरान अमरावती मनपा प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। आज अमरावतीच्या विकासाचा विषय आहे। विकास हा फक्त मूलभूत गरजांनी स्टार्ट होत असतो। मूलभूत गरजांमध्ये रस्ते, नाले, स्वच्छीकरण, डांबरीकरण या सगळ्याच गोष्टीत आलेल्या आहेत दिवे। आणि त्यानंतर आम्ही प्रत्येक बाबतीत निवेदन दिल्यानंतरही याचा विचार केला जात नाही। आज आम्ही महादेव कोळी ज्या महिला आलेल्या आहे यांचा प्रभाग इतका घाणेरडा आहे, ना रस्त्यांची व्यवस्था आहे। प्रत्येक बाबतीत निवेदन दिल्यानंतरही महानगरपालिका वारंवार असं का बरं करते आम्हाला हेच कळत नाही आहे। यामध्ये जे अधिकारी आहे त्यांनी लवकरात लवकर लक्ष द्यावं। लोकप्रतिनिधी प्रशासनामध्ये जे बसलेले लोकप्रतिनिधी आहे आणि जे पण कोणी आहे कार्यकर्ते त्यांनी लवकरात लवकर अधिकाऱ्यांनी याच्यावर दखल घेऊन आपल्या अमरावतीला स्वच्छ सुंदर रूपामध्ये सादर करावं, हेच आमचं मागणं आहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं। आणि आज जर आता जे आंदोलन झालं याहून प्रखर आंदोलन करू, जर अजून काही घटना घडल्या नाही आणि आपली अमरावती स्वच्छ झाली नाही तर हेच आम्हाला सांगणं आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मनसे ने आरोप लगाया कि शहर में राजापेट फ्लाईओवर पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, लेकिन इसकी अनदेखी की जा रही है। इसीलिए पुल पर हादसों की संख्या बढ़ गई है, जबकि स्मार्ट सिटी के नाम पर हो रहे खर्च पर भी सवाल उठाया। आता हा उडान पूल पहा तुम्ही राजापेठचा, फक्त उद्घाटनासाठी त्यांना भरभर होती, फक्त उद्घाटनासाठी भरभर होती। इतके निवेदन देऊनही शहराची स्मार्ट सिटी बनवणार होते, स्मार्ट सिटी बनवणार होते। आज आम्ही महानगरपालिका स्मार्ट सिटी बनवणार होते। अमरावती में पिछले कई दशक से मेडिकल कॉलेज शुरू करने की मांग की जा रही है। 5 साल पहले मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर तीव्र आंदोलन भी किया गया, लेकिन अभी भी अमरावती को सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं मिला है। अमरावती में मेडिकल कॉलेज की मांग करते हुए अब फिर से भाजपा ने आक्रामक रुख अपनाया है। अमरावती में मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए अब एक बार फिर से आवाज उठने लगी है। अमरावती में मेडिकल कॉलेज के लिए सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक संगठनों का समर्थन प्राप्त है। जिले के सभी स्थानीय निकायों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर अमरावती में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की मांग की है। नागरिकों ने भी मेडिकल कॉलेज के लिए अपना पूरा समर्थन दिया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल के दौरान विधान भवन में अमरावती में सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा की गई थी।
जिसके बाद महाविकास आघाड़ी सरकार के सत्ता में आने के बाद वित्त मंत्री अजीत पवार ने भी 2020 के बजट में अमरावती, सातारा, उस्मानाबाद, नंदुरबार इन 4 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की, जबकि 2021 के बजट में सिंधुदुर्ग, सातारा और नंदुरबार जिले में मेडिकल कॉलेज के लिए निधि की भी घोषणा की गई। साथ ही पदों को मंजूरी भी दी गई, लेकिन इन सभी प्रक्रियाओं में अमरावती को शामिल नहीं किया गया, जबकि 2020 में ही अमरावती में भी सरकारी मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई थी। भाजपा ने राज्य सरकार के इस रवैये पर निशाना साधते हुए इसे विदर्भ के साथ, खासकर अमरावती के साथ अन्याय बताया है। अमरावती के लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि अमरावती में एक मेडिकल कॉलेज हो। अमरावती विभागीय आयुक्त मुख्यालय होने से यहाँ सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी अमरावती की अनदेखी हो रही है। अमरावती में मेडिकल कॉलेज जल्द शुरू करने की मांग करते हुए भाजपा की ओर से जिलाधिकारी पवनीत कौर को निवेदन सौंपा गया। 35 वर्षापासूनचं अमरावतीकरांचं स्वप्न आहे की अमरावतीला सरकारी मेडिकल कॉलेज झालं पाहिजे। हे विभागीय मुख्यालय आहे एकमेव महाराष्ट्रातलं की जिथे सरकारी मेडिकल कॉलेज नाही आहे। 5 वर्षापासून एक कृती समिती स्थापन करून आम्ही आंदोलन करतो आणि या आंदोलनामध्ये अमरावतीच्या नागरिकांनी 1 लाख लोकांनी सह्या करून सरकारला निवेदन दिलं आहे। सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी एकमताने प्रस्ताव पारित करून निवेदन दिले आहे। अमरावती शहरातील सगळ्या शैक्षणिक, सामाजिक, क्रीडा संघटनांनी प्रस्ताव पारित करून सरकारला दिलेले आहेत। सगळ्या राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिलेला आहे आणि या सगळ्याचा परिणाम म्हणून देवेंद्र फडणवीस सरकारने विधान परिषदेमध्ये अमरावतीला मेडिकल कॉलेजची घोषणा केली। पण सरकार बदललं। सरकार बदलल्याच्या नंतर नवीन सरकारने सुद्धा अजित पवार साहेबांनी विधानसभेमध्ये ज्या 2020च्या बजेटमध्ये ज्या 4 जिल्ह्याला मेडिकल कॉलेज देऊ म्हणून घोषणा केली होती, त्यात अमरावती, सातारा, उस्मानाबाद आणि नंदुरबार होतं, पण निधी नव्हता दिला। 2021च्या बजेटमध्ये या सरकारने सातारा मेडिकल कॉलेजला निधी दिला, उस्मानाबाद सरकारी मेडिकल कॉलेजला निधी दिला, नंदुरबारला निधी दिला आणि ज्या जिल्ह्याचं नाव नव्हतं सिंधुदुर्ग त्या जिल्ह्यालाही निधी दिला। 100 कोटी रुपयाचा निधी दिला, डीनचं पद दिलं, पदांच्या नियुक्त्या दिल्या। म्हणजे त्या 4 ठिकाणी आज सरकारी मेडिकल कॉलेज सुरू झालेलं आहे किंवा होण्यात आहे। परंतु अमरावती प्रायोरिटीवर असताना, अमरावती एकमेव सुटलेलं असताना त्याकडे मात्र दुर्लक्ष होते आहे। एक प्रकारे हा अमरावती आणि विदर्भावर अन्याय आहे असं आपण म्हणू शकतो आणि असं म्हणतो आहे। यासाठी आत्ता जर का पुढच्या शैक्षणिक वर्षामध्ये अमरावतीला सरकारी मेडिकल कॉलेज सुरू व्हायचं असेल, त्यासाठी सगळ्या आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता झालेली आहे। आवश्यक त्या सगळ्या सुविधा अमरावतीला उपलब्ध आहेत। फक्त 3 गोष्टींची गरज आहे। 1, डिसेंबरच्या आधी महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे, इंडियन मेडिकल काउन्सिलकडे अर्ज करण्याची गरज आहे। 2, बजेटमध्ये निधी देण्याची गरज आहे किंवा निधी घोषित करण्याची गरज आहे। आणि 3, डीनची नियुक्ती करून विविध पदांना मान्यतेची गरज आहे। ह्या 3 गोष्टी केल्या तर अमरावतीमध्ये पुढच्या शैक्षणिक वर्षामध्ये सरकारी मेडिकल कॉलेज चालू होऊन प्रवेश सुरू होऊ शकतो अशी स्थिती आहे। अमरावती जिले के चांदूर बाजार तहसील के माधान में एक संतरा उत्पादक संजय अवारे ने बुलडोजर से अपने 4 एकड़ के संतरे के बाग को नष्ट कर दिया। पिछले कई वर्षों से संतरे के उत्पादन की गुणवत्ता पर असर पड़ा है, जिससे किसान को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है और नागपुर में एनआरसी के वैज्ञानिकों ने कभी इस पर कोई शोध नहीं किया है। लिहाजा किसान ने गुस्से में अपने खेत में बुलडोजर चला दिया। देखिए पूरी खबर। अमरावती जिले के कई तहसीलों में पिछले कुछ वर्षों से किसानों ने आसमानी संकट के कारण अपने संतरे के बागों और फसलों को नष्ट कर दिया है। कभी किसान अपनी फसलों को बुलडोजर से बर्बाद कर रहे हैं, तो कभी अपने खेतों को जानवरों के लिए चारे के रूप में खोल रहे हैं। ऐसा ही कुछ अमरावती जिले के चांदूर बाजार तहसील के माधन के विकास संजय आवरे के 4 एकड़ के संतरे के बाग में हुआ। उन्होंने अपने बगीचे में करीब 500 संतरे के पेड़ों पर बुलडोजर चला दिया। आवरे ने इस साल 2000 कैरेट संतरे की कटाई की। हालांकि कीमत में गिरावट की वजह से सिर्फ 300 कैरेट संतरा ही मिल पाया। पिछले 4 से 5 सालों में कमोवेश यही हालात होने से संतरा उत्पादक किसानों की चिंता बढ़ गई है। झाडं तोडून राहिलो 1 रुपयाचे, याच्यापासून या वर्षी तर काहीच नाही, पूर्ण फळगळ झालेली आहे माझी। हे संत्र्यावर 2-4 असे झाडं आहे, पूर्ण झाडं खाली झाले आहे। याच्यावर काही संशोधनच नाही। झाडं 15 वर्षाचे आहे, लेकरासारखे वागवले,
पण त्याच्यातून पहिले 2 वर्ष पैसे दिले त्याने. पण आत्ता जे संशोधनाचा भाग आहे, व्हायरस हे नवीन फळगळ चालू आहे, NRCचे काही त्याच्यात त्याचं मार्गदर्शन नाही आहे. निवळ सरकार पांढरे हत्ती पोसून राहिलं. तहसील के किसानों ने अनुदान के बजाय नागपुर में NRC से शोध की मांग की। हालांकि संतरा उत्पादकों ने अफसोस जताया कि NRC ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है। दिवस रात्र मेहनत करून आणि या संत्र्याचं उत्पन्न घेत आहे, परंतु गेल्या 3 वर्षापासून याला 450 झाडं या शेतामध्ये. 450 झाडाचा पहिल्या वर्षी विकला 80,000चा, दुसऱ्या विकला 90,000चा आणि यंदा 300 कॅरेट फक्त माल निघाला याचा. 2 वर्षापासून हा ग्रहस्थ तोडण्याकरता म्हणत आहे, परंतु आम्ही त्याला रोखत आहोत. परंतु आमचा शेवटी नाईलाज आहे. शेवटी यांनी स्टेप उचलली आणि बगीचा तोडण्यास प्रारंभ केला. आमचं मन दुखत आहे. मधील शेत आहे हे जसापूर मौजा शेजारी असलेलं शेत आहे. संजीव आव्हारे यांनी अति मेहनत घेऊन गेल्या 15 वर्षापासून ह्या शेतात संत्र्याच्या झाडाला जसा मुलाप्रमाणे वाढवतो त्याप्रमाणे या झाडाला लहानाचं मोठं केलं आहे. आणि झाडही म्हणजे आज जे डेव्हलप झालेलं आहे का NRC वालेच्या बापाच्याने असे झाड डेव्हलप होऊ शकत नाही, अशा पद्धतीचे झाड डेव्हलप केलेले आहे. आणि अति मन लावून आणि अति खर्च करून झाड डेव्हलप केलं आहे. परंतु काय झालं, गेल्या 15 वर्षाचे संत्र्याचे झाडं यांचे 15 वर्षाच्या संत्र्याच्या झाडानं त्यांना 15 वर्षात काय उत्पन्न दिलं त्यांनी सांगितलेलं आहे की 2 वर्ष उत्पन्न आलं आणि गेल्या 10 वर्षापासून त्यांना उत्पन्न नाही आणि गेल्या ह्या 8 वर्षापासून तर अजिबातच उत्पन्न नाही आहे. नागपुर में NRC के वैज्ञानिकों ने पिछले 4 से 5 वर्षों में विदर्भ में बड़ी संख्या में संतरों के बागों पर कोई शोध नहीं किया है। यही वजह है कि किसान इस ओर केंद्र और राज्य सरकारों को ध्यान देने की गुजारिश कर रहे हैं। अरुण जोशी, UCN न्यूज, अमरावती। एन दिवाली के मौके पर अमरावती से चलने वाली अमरावती मुंबई अंबा एक्सप्रेस को बडनेरा में यार्ड के नवीनीकरण के कारण 28 और 29 अक्टूबर को रद्द कर दिया गया है। साथ ही बडनेरा में ब्लैकआउट के कारण कुल 20 ट्रेनें भी रद्द कर दी गई है। ट्रेनें रद्द होने से इस रूट पर सफर करने वाले व्यापारियों और यात्रियों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी होने की आशंका है। अमरावती से पुणे के लिए 28 अक्टूबर को चलने वाली अमरावती पुणे ट्रेन भी रद्द कर दी गई है। साथ ही 27 अक्टूबर बुधवार को आने वाली तिरुपति अमरावती एक्सप्रेस अमरावती रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंचेगी, इसे अकोला में रोका जाएगा। 28 और 29 तारीख को अमरावती, बडनेरा, मूर्तिजापुर, अकोला, शेगांव से मुंबई के लिए अंबा एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी ट्रेन रद्द होने से असुविधा का सामना करना पड़ेगा। साथ ही जिन यात्रियों ने 29 तारीख को मुंबई से वापसी के लिए टिकट खरीदा है उन्हें भी नुकसान होगा। 28 तारीख की सुबह अंबा एक्सप्रेस मुंबई से अमरावती लौटेगी। हालांकि शाम 7:05 पर निकलने वाली अंबा एक्सप्रेस मुंबई के लिए नहीं निकलेगी, इसलिए दोनों ट्रेनें अमरावती स्टेशन पर रुकेंगी। इसके चलते 29 को दोनों ट्रेनें रद्द रहेंगी। इसके बाद 30 तारीख को भी अंबा एक्सप्रेस मुंबई से अमरावती नहीं पहुंचेगी। इसके अलावा बडनेरा ब्लॉक से 20 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। टेक्स्ट इनमें 28 और 29 अक्टूबर को अंबा एक्सप्रेस, 29 और 30 अक्टूबर को CST नागपुर एक्सप्रेस, 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को CST नागपुर एक्सप्रेस, 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को नागपुर CST एक्सप्रेस, 30 अक्टूबर को पुणे नागपुर एक्सप्रेस, 29 अक्टूबर को नागपुर पुणे एक्सप्रेस, 28 अक्टूबर को पुणे नागपुर एक्सप्रेस और 29 अक्टूबर को नागपुर पुणे एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है। हालांकि जिन लोगों ने रिजर्वेशन टिकट खरीदा है उन्हें टिकट खिड़की से पैसे निकालने होंगे। ऐसी जानकारी अमरावती रेलवे स्टेशन के प्रबंधक MS लोहकारे ने दी। अमरावती जिले के परतवाड़ा में निजी बस संचालकों का 3 दिनों से अनशन शुरू है। इस दौरान संचालकों ने अवैध रूप से चलने वाली निजी बसों पर रोक लगाने की मांग की है। बजरंग ट्रैवल्स परतवाड़ा के निदेशक प्रेसिडेंट राजेश बोंडे ने अधिकांश गैर लाइसेंसी बसों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर परतवाड़ा डिपो के सामने सोमवार से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू कर दिया है। बुधवार को अनशन का 3रा दिन है। राजेश बोंडे ने प्रशासन के सामने 13 मांगे रखी है। शहर में कई दिनों से निजी बस सेवा मुहैया कराने वाले अधिकांश चालक बिना परमिट के भी अवैध रूप से वाहन चला रहे हैं। हालांकि बोंडे ने कहा कि सभी वाहन परमिट और
कर दस्तावेज होने के बावजूद वाहकों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। उन्होंने शहर में अवैध रूप से चल रही बसों के खिलाफ कार्रवाई, उनसे कर की वसूली और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। घनश्याम अग्रवाल, दुर्गा शंकर अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल यांची परतवाडा शहरात मोनोपल्ली चालू आहे आणि माझं एकच निवेदन आहे, आता जे 40 दिवसाचा मी टॅक्स जो भरलेला आहे संपूर्ण ह्या कंपनीचा 92 पासून परमिट दिलेले आहे, त्यांचा परिवहन आयुक्त साहेबांनी मुंबईला पूर्ण रिकव्हरी काढणे आणि तो पूर्ण त्यांच्यापासून टॅक्स वसूल मी जसा टॅक्स भरलेला आहे तसाच टॅक्स त्यांनी भरणं करून घेणे, अन्यथा परिवहन आयुक्त साहेब, ठाकरे साहेब, पाटील साहेब आणि तो बाबू तिथला कनेर यांना सस्पेंड करण्यात यावं आणि त्यांच्यावर सस्पेंड करून कारवाई त्यांना पदावर नाही ठेवायचं, पहिले सस्पेंड करा आणि मग त्यांच्यावर कारवाई लावा। त्याच्यानंतर गीते प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गीते साहेबांना पहिले सस्पेंड करा। 4 तारखेला सप्टेंबर महिन्यात पत्र काढल्यानंतर जप्तीचे 22 गाडीचे पत्र काढल्यानंतर गाड्या चालू जा यांच्या। पश्चिम विदर्भ के 5 जिलों में लगातार भारी बारिश के चलते फसलों को खासा नुकसान हुआ है। पश्चिम विदर्भ के 5 जिले बुल्डाना, अकोला, वाशिम, अमरावती और यवतमाल हैं, जहां मुख्य रूप से सोयाबीन और कपास उगाई जाती है। यहां अतिवृष्टि के कारण फसल पूरी तरह से बर्बाद हुई है। यही वजह है कि किसान लगातार राज्य सरकार से जल्द मुआवजे की मांग कर रहे हैं। विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मराठवाड़ा में बारिश से किसानों की लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है, जिसने किसानों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। मराठवाड़ा के साथ पश्चिम विदर्भ के 5 जिले भी बारिश की चपेट में हैं। पश्चिम विदर्भ के 5 जिले बुल्ढाना, अकोला, वाशिम, अमरावती और यवतमाल हैं, जहां मुख्य रूप से सोयाबीन और कपास उगाए जाते हैं। यहां भी फसलों को खासा नुकसान हुआ है। इस साल भारी बारिश के कारण पश्चिम विदर्भ में 3,67,302 हेक्टेयर में लगी ये फसल पानी के कारण बर्बाद हो गई है। क्षतिग्रस्त फसलों में सोयाबीन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। लगभग 2,38,000 हेक्टेयर पर सोयाबीन को नुकसान पहुंचा है। साथ ही 1,01,554 हेक्टेयर कपास को नुकसान पहुंचा है। ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं पश्चिम विदर्भ के जिलों में कितना नुकसान हुआ है। सबसे पहले बुल्ढाना की बात करें तो बुल्ढाना जिले में 88,036 हेक्टेयर सोयाबीन, 19,926 हेक्टेयर पर कपास को नुकसान पहुंचा है, जबकि अकोला जिले में सोयाबीन 33,947 हेक्टेयर और कपास 7,734 हेक्टेयर भूमि को नुकसान पहुंचा है। वाशिम जिले में सोयाबीन 33,250 हेक्टेयर, कपास 481 हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है। अमरावती जिले में सोयाबीन 83,393 हेक्टेयर पर और 67,952 हेक्टेयर कपास को नुकसान पहुंचा है। यवतमाल जिले में सोयाबीन 2,676 हेक्टेयर और कपास 6,641 हेक्टेयर पर नुकसान होने की जानकारी मिली है। हालांकि किसानों के घाव पर मरहम लगाने के मकसद से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रभावित किसानों को मदद का ऐलान किया है, लेकिन किसानों के लिए राहत नाकाफी साबित हुई है। खासकर विदर्भ के किसानों में सरकार के खिलाफ बड़ी नाराजगी है। अखेर मायबाप सरकारने 26 ऑक्टोबरला GR काढला, शासन आदेश काढला 2,650 कोटी रुपयाच्या मदतीचा। पण दुर्दैव असं की पश्चिम विदर्भातल्या एकाही जिल्ह्याचा त्यामध्ये उल्लेख नाही। पश्चिम विदर्भातले जिल्हे तर आत्महत्याग्रस्त जिल्हे, विदर्भातला फक्त नागपूर आणि गडचिरोली जिल्हा घेतला गेला। मुख्यमंत्री साहेब, उपमुख्यमंत्री साहेब, महाराष्ट्र काय फक्त कोकणापुरता, पश्चिम महाराष्ट्रापुरता मर्यादित आहे? या पश्चिम विदर्भातले शेतकरी आत्महत्या करतात आहे। 3 महिन्यात 775 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे। सोयाबीन हातचं गेलं, तूर जळली, कापसावर बोंडळी आली, संत्रा गळले आणि तुम्ही मदत द्यायला साधा GR सुद्धा काढत नाही। म्हणजे आमची दिवाळी अंधारातच आम्ही करायची का? हा शेतकऱ्यांचा, पश्चिम विदर्भातल्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे। अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष सुधाकर राव भारसाकले और उपाध्यक्ष सुरेश राव साबले ने सोमवार को कार्यभार संभाला। पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की मौजूदगी में दोनों पदाधिकारियों ने अपने अपने पद संभाले।
अमरावती में 5 अक्टूबर को समाप्त हुए जिला मध्यवर्ती बैंक के संचालक मंडल के चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए थे। सोमवार को अध्यक्ष पद पर सुधाकर राव भारसाकले और उपाध्यक्ष सुरेश राव साबले ने अपना पदभार संभाला। जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की मौजूदगी में हुए समारोह में दोनों पदाधिकारियों ने अपना पदभार संभाला है। इस मौके पर जिला कांग्रेस और जिला परिषद के अध्यक्ष और बैंक के संचालक बबलू देशमुख, दरियापुर के विधायक बलवंत वानखेड़े, जिला परिषद आयोग के सभापति बाला साहेब हिंगनीकार, समाज कल्याण सभापति पूजा आमले, कृषि बाजार समिति के सभापति अशोक दाहिकार के साथ बैंक के संचालक और अधिकारी मौजूद रहे। धरनी पंचायत समिति के तहत जिला परिषद स्कूल भोकर बर्डी में एक बड़ा कोबरा मिलने से खलबली मच गई। सर्प मित्रों द्वारा समय रहते सांप का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। देश के बाकी हिस्सों के साथ साथ मेलघाट में भी कोरोना वायरस और लॉकडाउन से पिछले 2 साल से सभी स्कूल बंद रहे। स्कूल बंद होने से मेलघाट के धारनी तहसील के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में सांप और बिच्छुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। बीते दिनों ही धारनी पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले जिला परिषद स्कूल शिरपुर स्थित स्कूल में कोबरा प्रजाति का सांप दिखाई देने से सनसनी फैल गई थी। एक बार फिर जिला परिषद स्कूल भोकर बद्री में फिर से एक बड़ा कोबरा सांप निकलने से परिसर में सांप की दहशत निर्माण हो गई। हालांकि सर्प मित्रों की मदद से सांप का रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए यूसीएन न्यूज़ अमरावती।